नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको खटीमा लिए चलते हैं, जहां पर खटीमा में भारी भारी से सड़कों और अस्पताल में जल भराव। मरीज और कर्मचारी झेल रहे भारी परेशानी। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खटीमा में भारी बारिश से सड़कों और अस्पताल में जल भराव। मरीज और कर्मचारी झेल रहे भारी परेशानी। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खटीमा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की सड़कों पर जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। खटीमा नागरिक अस्पताल भी पानी में डूब गया है, जिससे मरीजों, उनके परिजनों और कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है। अस्पताल में पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की लापरवाही से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और जल भराव के कारण रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ये अस्पताल जब से बना है तब से यहाँ पर पानी की समस्या है और इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हल्की बरसात होती है तो सड़क पे पानी भर जाता है और ज़्यादा बरसात होती है तो अस्पताल के अंदर तक पानी भर जाता है। स्थिति ये है कि मरीज भी जो है पूरे दिन जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तीमारदार मरीज कोई भी यहाँ नहीं पहुँच पाता है और स्टाफ भी जो है यहाँ अंदर पहुँचने की स्थिति में नहीं होता है। बरसात में शासन प्रशासन इसके लिए जो है आज तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं पहुँच पाया। तो अब आप क्या चाहते हो? इसका समाधान होना चाहिए, यहाँ पर पानी निकासी होना चाहिए और जब तक के लिए जो है समाधान नहीं हो रहा है यहाँ पर पंपिंग सेट लगे ताकि जो है उससे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते विकास नगर लिए चलते हैं, जहां पर चक्राता में भारी बारिश में जेसीबी मशीन मलबे में फंसी। ड्राइवर ने समय रहते छलांग लगाकर बचाई जान। माकटी कंकनोई मोटर मार्ग पर मार्ग खोलने का काम रुका। मशीन को बाहर निकालने का कार्य जारी। चक्राता में भारी बारिश में जेसीबी मशीन मलबे में फंसी। ड्राइवर ने समय रहते छलांग लगाकर बचाई जान। माकठी कनकनोई मोटर मार्ग पर मार्ग खोलने का काम रुका। मशीन को बाहर निकालने का कार्य जारी। चक्राता में लगातार बारिश के कारण तबाही के बीच लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीन मलबे में दब गई। माकठी कंकनोई मोटर मार्ग पर मार्ग खोलने के लिए भेजी गई मशीन पहाड़ से आए भारी मलबे के नीचे दब गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते खतरे को भांपकर छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। जेसीबी मशीन पूरी तरह मलबे के नीचे फंस गई है और इसे बाहर निकालने का कार्य अभी जारी है। बारिश और भूस्खलन की वजह से क्षेत्र में लोगों और वाहनों के आवागमन पर असर पड़ा है। एक और बड़ी खबर चमोली ले चलते हैं, जहां पे दशोली प्रखंड के पीएमजीएसवाई मार्ग पर लंबा बंद। भारी बारिश और भूस्खलन से मार्ग हुआ बंद। ग्रामीणों को मुख्यालय तक आने जाने में हो रही दिक्कत। पैदल मार्ग भी खतरनाक, लोगों की आवाजाही हुई मुश्किल। बड़ी खबर आपको बताएं चमोली से आ रही, जहां पर चमोली जिले के दशोली प्रखंड के ब्रिटिश कॉलोनी गांव निजमुला खाटी और पाना ईरानी झिंझी को जोड़ने वाले पीएमजीएसवाई मोटर मार्ग पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यातायात बाधित है। बेलतना से किलोमीटर 16 पर मार्ग लंबे समय से बंद है। साथ ही झिंझी पुल बाईपास और आगे की सड़क भी अवरुद्ध है। ग्रामीणों को जरूरी सामान और दैनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक आने जाने में भारी कठिनाई हो रही है। पैदल मार्ग भी खतरनाक हो गए हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मोहन नेगी ने कहा कि लोग घरों में कैद हैं और टूटी सड़क व उफनते नाले से गुजरने जानलेवा साबित हो रहा है। एक और बड़ी खबर नैनीताल से, जहां पर व्यापारी तल्लीताल पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पुलिस पर मनमान्य चालान और उत्पीड़न का आरोप। व्यापारी मंडल ने चेतावनी दी, आंदोलन की तैयारी। प्रशासन पर नाकाम कार्रवाई की जिम्मेदारी का दबाव। नैनीताल में पुलिस की कार्यशैली को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। गांधी चौक पर व्यापारी तल्लीताल पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न और मनमाने चालान काटने का आरोप लगाया। व्यापारी मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह ने कहा कि बिना सूचना या नियमों की जानकारी दिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए और चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न रुका नहीं तो वे संगठित होकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। व्यापारियों ने कहा कि इसके परिणाम की जिम्मेदारी पूरी तरह पुलिस प्रशासन की होगी।
बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के पास सिरोपगढ़ स्लाइड जोन से निजात दिलाने के लिए पपड़ासू खांकरा बाईपास का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि तकनीकी दिक्कतें हल कर दी गई हैं और यहां 3 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सिरोपगढ़ बाईपास का काम पिछले 1 साल से रुका था, अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। निर्माण पूरा होने में लगभग 2 साल लगने की संभावना है। बाईपास के बन जाने से सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित होगी। सिरोबगढ़ को बाईपास करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान किया गया था। उसमें 3 पुल बनाने थे और एक रास्ता बनाना था। उसमें पुल में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, वो रिजॉल्व कर लिया गया है। उस पर काम दोबारा प्रारंभ किया गया है और तीसरा पुल उसका अबटमेंट में भी काम चालू कर लिया गया है। तो जब पहला और तीसरा पुल हम लोग रेडी कर देंगे तो दूसरे पुल तक भी हम पहुंच पाएंगे, तो फिर दूसरे पुल का भी काम शुरू करेंगे। उसमें मुझे लगता है अभी 2 साल करीब और लगने की संभावना है, लेकिन जो बीच में काम रुक गया था उसको इमिडिएटली काम दोबारा चालू कर लिया गया है। वो पहले से वैसा बना हुआ है, उससे सड़क पे कोई खतरा नहीं है। ये पहले से बना हुआ है। हमारी टीम जाके और जियोलॉजिस्ट वगैरह ने जाके पूरा टीम ने उसको चेक किया था, तो कोई वो घबराने की बात नहीं है। और अगर आगे कभी कोई ऐसी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समाज सेवी और नगर पालिका परिषद मसूरी के सभासद अमित भट्ट के पिता पूर्व सैनिक सच्चिदानंद भट्ट के निधन पर उनके प्रेमनगर पीताम्बरपुर स्थित आवास में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और परिजनों को ढांढस बंधाया। सच्चिदानंद भट्ट भारतीय सेना के एएमसी में कार्यरत थे और 1989 में सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व सैनिक और स्थानीय लोगों सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में राज्य की अब तक की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा और यह चर्चा होगी कि प्रदेश की किस प्रकार विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विशेष सत्र में विभिन्न दलों के विधायक शामिल होंगे और वे राज्य की प्रगति, विकास योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार साझा करेंगे। यह सत्र उत्तराखंड के इतिहास और विकास पर केंद्रित होगा और आगामी योजनाओं की रूपरेखा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो है रजत जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं, जिसमें कि राज्य की उपलब्धियां और आगे के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसके विषय में चर्चा होगी। आपने देखा कि बीते सत्र में जो है कांग्रेस पार्टी का बहुत ही नकारात्मक जो है वहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगी कि सत्र रहा, जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी सत्ता पक्ष को जो है कॉपरेट नहीं किया, जनता के मुद्दों पर बात नहीं की। तो मुझे लगता है कि होपफुली अभी जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है कॉपरेट करेगी और जनता के मुद्दों पर प्रदेश की राजनीति में हरीश सिंह रावत लगातार दौरे कर रहे हैं और सत्ता पक्ष पर तीखा जुबानी हमला बोल रही हैं। हरीश सिंह रावत जिस विधानसभा में जाते हैं वहां के मंत्री और विधायक उनकी आलोचना का शिकार होते हैं। राजनीतिक क्यास है कि उनकी नज़र कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर है, हालांकि वे इसे नकार चुके हैं। इस पर भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने तंज कसा है और कहा कि हरीश सिंह की सक्रियता से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में बड़े नेता आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त रहते हैं। देखिए, वो विपक्ष है, ये तो कहेगा नहीं कि हम पहले ही हार रहे हैं, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार अभी तक के परिणाम आए हैं और जिस प्रकार हम लगातार देख रहे हैं और कांग्रेस में भी जिस प्रकार का एक नेतृत्व का संघर्ष चल रहा है आपस में, जिस प्रकार ये कह सकते हैं कि राजनीतिक भाषा में जो रायता उनका फैला हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि आज की स्थिति को भी वो रिटेन कर पा रहे हैं। और मैंने तो स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से स्थानीय निकायों में हम लोगों ने बहुत लीड ली है, ऐसे हम लोगों ने जिला पंचायतों में लीड ली है, तो ये स्पष्ट संकेत हैं। और आप ही लोगों ने, मीडिया ने इसको सेमीफाइनल कहा था कि ये 27 के चुनाव का सेमीफाइनल है। जब सेमीफाइनल को हम इतनी बढ़त के साथ जीत सकते हैं,
कि हम 12 में से 11 सीटें जीत कर आ रहे हैं, 13वें हरिद्वार में हमारे जिला पंचायत बैठे हुए हैं। तो आप ये स्पष्ट संकेत है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और आज से भी बेहतर स्थिति में आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 3.5 से 4 साल सत्ता में रहने के बावजूद धामी सरकार ने अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं किया और 40 से ज़्यादा विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आपदा प्रबंधन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि धराली आपदा के 1 महीने बाद भी हालात जस के तस हैं। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री औपचारिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जबकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उनकी तुरंत मौजूदगी जरूरी है। देखिए, पहली बात तो पुष्कर सिंह धामी जी से ये कहना चाहूंगी, पुनर्वास नीति अब आप भी छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि जो सरकार है उसका जो कैबिनेट का जो विस्तार होना है वो कब होगा, क्योंकि 3.5-4 साल के करीब आपको हो चुके हैं, आप इस पद पर बैठे हैं और 40 से ज्यादा विभाग आपने अपने पास रखे हुए, जिससे प्रदेश का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग अगर उत्तराखंड की दृष्टि से मैं बोलूं, आपदा प्रबंधन है और आपदा प्रबंधन भी आपने अपने पास ले रखा है। आज 1 महीना होने को आ रहा है धराली आपदा पे, लेकिन उसके बावजूद वहां की स्थिति जस की तस है। रुद्रप्रयाग में आज जिस तरीके से बादल फटा और वहां पे लोग 5 से ज्यादा लोग हैं जो सिर्फ न्यूज में दिखा रहे हैं कि गायब हो गए, वहां की स्थिति भी दयनीय है। तो आज आपको वहां होना चाहिए। ये नीति निर्देश, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं रेखा आर्या जी के साथ मिलकर, ये सब बाद में हो जाएंगे। आज प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को आपकी जरूरत है, वहां ध्यान दीजिए। पुनर्वास नीति बाद में देखिए। उत्तरकाशी जिले के 6 विकास खंडों में नवनिर्वाचित प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उपजिलाधिकारी बड़कोट ब्रजेश तिवारी ने नौगांव विकासखंड में प्रमुख सरोज पवार, ज्येष्ठ प्रमुख सीमा चौहान, कनिष्ठ प्रमुख कुलदीप कुमार और सदस्यों को शपथ दिलाई। सरोज पवार लगातार दूसरी बार नौगांव ब्लॉक की प्रमुख बनी है। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने नवनिर्वाचितों को बधाई दी। समारोह में यमुना घाटी के कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। क्षेत्र पंचायत निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सरोज पवार विधि द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ, स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। बागेश्वर जिले में विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ, कनिष्ठ प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बागेश्वर विकासखंड में सभी 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। गरुड़ ब्लॉक में 39 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। आपदा के चलते कपकोट ब्लॉक का शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित किया गया है और इसे 3 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख दीपा देवी ने सभी को साथ लेकर क्षेत्र के समुचित विकास के लिए काम करने का संकल्प दिलाया। जिले में कुल 120 क्षेत्र पंचायत सदस्य शपथ लेने वाले थे। त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हमारे हुए हैं, इनमें हमारे क्षेत्रों से सभी ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी बहुत अच्छी तरीके से जीत के आए हैं और क्षेत्रीय जनता ने उन पर विश्वास जताकर, चाहे वो गरुड़ का क्षेत्र है मेरा, चाहे बागेश्वर का है, तो सभी सदस्यों पर और प्रमुख पर उन्होंने अच्छी अपनी जो वोट दिए हैं, पूरी जनता ने उन पर विश्वास जताया है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जब विकास आगे होगा तो हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी हम उनके सामने रख, जो भी हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाएं हैं, सब सरकार के सामने, सरकार की सब गांव वालों की और उनके क्षेत्र में काम करेंगे और अच्छी तरीके से गांव का विकास भी होगा। और मैं सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। गरुड़ को भी, गरुड़ के क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों को भी, ब्लॉक प्रमुखों को भी और बागेश्वर की जो मेरी क्षेत्रीय सभी
जनता सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अभी वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा जी हैं और यहाँ पर दीपा देवी जी हैं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मैं नसीब वाला हो गया हूँ कि मेरे क्षेत्र के इस उस जोशी पालड़ी, वो कराला पालड़ी, वो जैन करास, वो गांव आज याद रहेगा। वो नारी शक्ति, वो माँ बहनें मुझे याद रहेगी। धन्य हो गया मैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने देश की रक्षा की, उसी प्रकार मैं जनता की रक्षा करूंगा, मैं इन माँ बहनों की रक्षा करूंगा। मैं सलाम करता हूं इस बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को, इस हिंदुस्तान को, एक सैनिक को आज मेडल लेके एक क्षेत्र पंचायत का पद मिल गया है। मैं धन्य हूँ। मैं आज शपथ में कसम खाता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं और मेरे सभी क्षेत्र पंचायत, जितने क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत हैं, हम क्षेत्र के अंतिम छोर तक। नैनीताल में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति ने पुलिस कार्मिकों के लिए टाइप 2, 3 और 4 आवास निर्माण हेतु भूमि चयन का निरीक्षण किया। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कोतवाली हल्द्वानी, कोतवाली लालकुआं, पुलिस लाइन नैनीताल, कोतवाली रामनगर और थाना काराढूंगी में लगभग 5,322.32 लाख की लागत से आवास निर्माण प्रस्तावित हैं। समिति द्वारा भूमि का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। निरीक्षण में पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। काशीपुर में नगर निगम सभागार में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने आपदा प्रबंधन तैयारियों को और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नगर निगम, स्वास्थ्य, जल संस्थान, विद्युत, लोक निर्माण और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। रोहेला ने पेयजल, बिजली, सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं में आई खामियों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में पार्षदों ने ज्ञापन सौंपकर जन समस्याओं को उजागर किया और त्वरित समाधान की मांग की। आज आपदा प्रबंधन को लेकर हमारे विनय रोहेला जी, जो अध्यक्ष है आपदा प्रबंधन के और साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनके द्वारा नगर निगम में एक बैठक समस्त विभागों के साथ रखी गई थी। ये आपदा प्रबंधन में बैठक का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो अभी इस समय जो बरसात का काल निकला है उसमें आपदा की दृष्टि से क्या नुकसान हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, कहीं जनहानि तो नहीं हुई है। तो काशीपुर क्षेत्र में तो कोई जनहानि नहीं हुई थी आपदा में, लेकिन कुछ नाले, नालियां, सड़कें जरूर क्षतिग्रस्त हुई हैं और मेरे द्वारा माननीय विनय रोहेला जी को चिट्ठी दी गई है जिनके निर्माण किए जाने बहुत जरूरी है। और इस तरीके की बैठक से हमेशा मैं कहना चाहूंगा कि एक समन्वय बनता है विभागों के और जनप्रतिनिधियों के बीच में भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी कहना है वो जनता के इतने ध्यान रखते हुए उन योजनाओं के बारे में ही बात करनी है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आज माननीय मंत्री श्री विनय रोहेला जी का कि उन्होंने नगर निगम में सभी विभागों के साथ ये बैठक रखकर हमारी समस्याओं को सुना है और समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही भी की है। संबंधित विभागों को दिशा निर्देशित किया है। कुछ जो आपदा में जो क्षतिग्रस्त सड़कें और नाले हैं उन पर तुरंत कार्यवाही के लिए इसी समय मौके पर ही विभाग को निर्देशित किया है, लिखित रूप से निर्देशित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री विनय रोहेला जी का कि इस बैठक को करने का जो उनका पर्पस था वो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा जनहित को ध्यान में रखते हुए इसका दूरगामी परिणाम हमें सामने आया। नहीं, मैं तो वैसे भी रिपोर्ट करता रहता हूँ भाई। आप देखिए ना कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही है, तो आज उसमें प्रदेश के अंदर आपदा के प्रबंधन कार्य को श्री विनय रोहेला जी भी देख रहे हैं। तो रिपोर्ट नहीं, मैं तो जिन चीजों की मुझे जरूरत होती है अपने शहर की जनता के लिए, तो मैं तो लगातार आप जैसे अपने कहना चाहिए वरिष्ठ नेताओं को खटखटाता रहता हूँ और मुझे पूरा सहयोग मिलता है और वो सहयोग ही है
जो आज काशीपुर के लिए 1900 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है, जो बहुत जल्दी धरातल पर एक एक करके आती भी जा रही है और आने वाली। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों पर कि जनता की सरकार जनता के द्वार, इस क्रम में आपदा के अंतर्गत विभिन्न विभागों को संयोजन को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर निगम सभागार के अंतर्गत, जिसमें अपने लोकप्रिय मेयर अपने बाली जी, अपने जिलाध्यक्ष जी श्री मनोज पाल जी एवं वरिष्ठ सभी अधिकारी, यहाँ के एसडीएम और नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सीओ साहब और अन्य विभागों के एक्शन दिशा से अभियंता, विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि जो आपदा के दृष्टिकोण से विभिन्न कार्यों में जो रुकावटें हैं या विभिन्न कार्य जो अभी तक पूरे नहीं हुए या बहुत से कार्य जो हमने पूरे कर दिए, उनकी यहाँ पे समीक्षा की जाए। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1900 करोड़ के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर उनके मद से जो शासन द्वारा मद अनुमोदित किया गया है, यहाँ पर मेयर साहब की देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न विभागों में, और जिसके अंतर्गत ड्रेजिंग 537 करोड़ रुपए का ड्रेजिंग प्लांट, 700 करोड़ रुपए का पानी का स्टेशन और अपने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल और इसी प्रकार से जो है विभिन्न कार्य इस शहर की सुदृष्टि को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक ये समस्या है कि बहुत सारे नाले बंद हैं, नदियों के ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है, उनको पैचिंग कार्य का है और जो बिजली विभाग के बहुत सारे खंभे टेढ़े हो गए हैं, उनके कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों के अंदर जो संयोजन कार्य है, मेरे इस विभाग के संबंध में हम सबके सामने जो समस्या आई, उनको मूलभूत समाधान करने के लिए सभी विभागों के संबंध में चर्चा की है और उनको एक समयबद्ध रूप से आग्रह किया है कि उसको समाधान तक पहुंचे और इस संबंध में रिपोर्टिंग करें। सर, आपने कहा समयबद्ध समय में वो रिपोर्टिंग करेंगे, क्या आने वाले समय में जो आज की बैठक है उसकी समीक्षा होगी? निश्चित रूप से जिन लोगों को जो समय पे कार्य करने के लिए, ताकि आपदा के अंतर्गत लोगों को परेशानी ना हो, जैसे अपने फूड के अंतर्गत, राशन के अंतर्गत गरीबों को जो राशन देने का कार्य है वो सही प्रकार से व्यवस्थित रहे, राशन कार्ड की जो धांधली है वो कम हो और इसी प्रकार से जो लोगों के गरीब लोगों को समस्या आती है वो समस्या का निराकरण हो। अनेक विभाग है जिस उन विभागों को, कुछ विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण पत्र एक दूसरे को लिखते रहते हैं, तो इनका समाधान करने के लिए प्रयास किया है यहाँ पे। और आपदा के दृष्टिकोण से जिन विभागों के माध्यम से लोगों को जल्दी पशु हानि, मनुष्य हानि तथा अनेक प्रकार की जन हानि होती है, उनको रोकने के लिए, ताकि आगे पानी यदि आ जाए, आगे आपदा आ जाए, उसको रोकने के लिए एक समुचित प्रयास किया गया है और समयबद्ध रूप से उनको निर्देशित किया है। मुझे लगता है सभी विभाग इस दिशा में अच्छा प्रकार से कार्य करके अवगत कराएंगे। नहीं, देखिए, जो थराली में या विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे भी आपदा आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आपदा को राहत पहुंचाने का कार्य जितनी तेज गति से हो सकता है उतनी तेज गति से आज तक भारत में कहीं नहीं हुआ। आपने थराली में देखा होगा, सरकार के द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर, MIG हेलीकॉप्टर लगा के लगभग 1200 आदमियों को तुरंत वहां से निकालने का काम किया। जो व्यक्ति वहां पे लापता हो गए, लापता व्यक्ति के लिए भी चिन्हांकन इसलिए नहीं करते जब तक वहां से कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि मेरे घर का लापता आया। इस प्रकार 70 से 75 के बीच में सूचना मिली, तो उन लोगों को लापता जो नहीं मिल पा रहे उनको सूची में रखा गया है। कुछ लोग जो है नेपाल के थे, उनको सूची में रखा गया है। तो ये आपदा के प्रभाव पर उसका निवारण और वहां पर राहत कार्यक्रम की आवश्यकता रहती है। जैसे थराली के अंतर्गत इतनी दलदल है कि वहाँ मशीन लगाने में भी दिखते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारा रेस्क्यू किस प्रकार से हो, एक रेवेन्यू राजस्व विभाग की कमेटी बनाई गई है, इसी प्रकार साइंटिस्टों की एक कमेटी बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि तुरंत प्रदान करने का कार्य और 5 लाख मकानों के लिए जिनकी मकान हानि हुई है उसको देने का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आज भी 4 जगह बादल फटने की जैसी कार्रवाई हुई है। बादल नहीं फटा लेकिन भारी हानि क्षति हुई है, उसके संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ देर से काम हो रहा है, ये गलत है। हमारे यहाँ सबसे तेज कार्य हो रहा है, ये उचित है। देखिए, कौन किस प्रकार से कहाँ विस्थापित किया जाएगा, इसकी सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी।
उन्होंने अपनी सिफारिश और संस्तुति अभी जांच आख्या पूरी करके देने वाले हैं सरकार को, और उसी के आधार पर पुनर्वास की स्थिति बनेगी। इससे पहले भी घनसाली के अंतर्गत आपदा आई थी पिछले वर्ष, और वहां से ही पुनर्वास का कार्य आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।